जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, जब ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची जमीन घोटाला यानी रांची लैंड स्कैम मामले में समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया और जब उसकी खबर आई तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या ऑपरेशन झारखंड शुरू हो चुका है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस ऑपरेशन झारखंड या ऑपरेशन लोटस, इसे जो भी नाम दे दें, वह क्या हो सकता है और क्यों हो सकता है। लेकिन उसके पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये जो आकलन है, ये विशुद्ध रूप से मेरा अपना आकलन है। इसके पीछे न कोई सूत्रों से मिली जानकारी है, न कोई गोपनीय सूचना है। यह वीडियो शत प्रतिशत संभावनाओं पर आधारित है और हाल के जो राजनीतिक घटनाक्रम है और पिछले कुछ समय में अन्य राज्यों में इस तरह के जो ऑपरेशंस हुए हैं, जो वाकये हुए हैं, जिनको ऑपरेशन का नाम दिया गया है, उन सभी दृष्टांतों को देखते हुए और उनकी विवेचना करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि झारखंड में ऑपरेशन कमल कहें या फिर ऑपरेशन झारखंड, जो भी आप इसे नाम देना चाहें दे लें, ये संभव हो सकता है क्योंकि इसके लिए अभी मौका भी है, माहौल भी है और दस्तूर भी है। आप जरूर पूछेंगे कि मौका, माहौल और दस्तूर क्या है, कैसे है। तो ये सब जानने के पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया मुझे जरूर दें। तो दोस्तों, आप पूछेंगे कि ऑपरेशन झारखंड का दस्तूर क्या है। तो दस्तूर ऐसे है कि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव में अब मुश्किल से 7-8 महीने का वक्त बचा है। अभी तक जो जमीनी आकलन आ रहे हैं, जिलों में, कस्बों में, प्रखंडों में बैठे हमारे पत्रकार बंधु जो आपसी बातचीत में शेयर करते हैं और बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं, उनसे बात करने पर जो फीडबैक मिल रहा है, इन सब के आधार पर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी झारखंड में दहाई अंकों तक पहुंचती भी दिखाई नहीं दे रही है और भाजपा के लिए यह बड़ी चिंता का कारण हो सकता है। हालांकि झारखंड में बीजेपी का अपना इंटरनल सर्वे अभी चल रहा है और उसकी रिपोर्ट में क्या आएगा यह तो भाजपा का हाईकमान देखेगा, लेकिन जो जनरल फीडबैक है, जो जमीनी फीडबैक है, वह यही बता रहा है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दहाई अंक तक नहीं पहुंच पाएगी। 8 या ज्यादा से ज्यादा 9 सीटें उसे मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो दोस्तों, भाजपा की बात करें तो उसके बहुत सारे समर्पित कैडर खुश नहीं चल रहे हैं। इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि उन्हें तरजीह नहीं मिलती। हवा हवाई नेताओं की पूछ है। पुराने कार्यकर्ताओं की पीड़ा और दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं है और भाजपा में सिर्फ इवेंट हो रहे हैं और टास्क कंप्लीट किए जा रहे हैं, तरह तरह के जो टास्क मिलते हैं। तो कुल मिलाकर भाजपा के अंदर जो एक माहौल है फिलहाल, तो बहुत वह स्वस्थ माहौल, बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं है। अब नए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी नई टीम बनाने में लगे हैं, बहुत जल्द घोषणा होगी ऐसा कहा जा रहा है। और उनकी नई टीम झारखंड भाजपा में कितनी जान फूंक पाएगी और चीजों को ठीक करने में उन्हें कितनी सफलता मिल पाएगी, यह आने वाले चुनाव में दिखाई दे जाएगा। लेकिन फिलहाल का जो आकलन है वह मैंने आपको बता दिया कि भाजपा 2024 लोकसभा में दहाई अंकों तक नहीं पहुंच पाएगी, ऐसी ऐसा फीडबैक है। और यही कारण है कि बीजेपी को ऑपरेशन लोटस या ऑपरेशन झारखंड चलाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वह सीटों की संख्या तभी बढ़ा सकती है, मैक्सिमाइज तभी कर सकती है, जब झारखंड में सत्ता उसके पास हो या फिर सत्ता का रिमोट उसके हाथ में हो। और ऐसा तभी हो सकता है जब हेमंत सोरेन को गद्दी से हटा दिया जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आप जितना भी हेमंत सोरेन को घेर लें, नियोजन नीति 1932 के खतियान और स्थानीयता पर जितना उन पर आक्रमण कर लें,
लेकिन यह बात उनके विरोधी भी मानते हैं और राजनीतिक समीक्षक भी कहते हैं कि हेमंत सोरेन पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। झारखंडी जनमानस पर उनका प्रभाव पहले की तुलना में आज के दिन कहीं ज्यादा है और जब तक वह सत्ता पर काबिज रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को मनवांछित परिणाम हासिल करने में मुश्किलें पैदा करते रहेंगे। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन कमल के लिए बीजेपी के पास मौका भी है, क्योंकि ईडी ने जमीन घोटाला मामले में 14 अगस्त को हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने 11 अगस्त को ही पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। हालांकि प्रेम प्रकाश पहले से ही साहेबगंज पत्थर खनन घोटाला के मामले में जेल में है, लेकिन इस बार ईडी ने जमीन घोटाला मामले में उसकी गिरफ्तारी की है और उसे 5 दिन की रिमांड पर भी लिया है। प्रेम प्रकाश को ही ईडी जमीन घोटाले का मास्टरमाइंड भी बता रही है। इसी मामले में कारोबारी विष्णु अग्रवाल को कोर्ट ने 11 अगस्त को ही तीसरी बार रिमांड पर दिया। अब संभावना है कि ईडी प्रेम प्रकाश और विष्णु अग्रवाल को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगा। जमीन घोटाला मामले में पहले से ही रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गाई अंचल का एक कर्मचारी भानु और कुछ जमीन दलाल पहले से ही ईडी की गिरफ्त में है, फिलहाल जेल में है। और इन सब के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लैंड स्कैम के मामले में ही समन भेजा जाना कहीं न कहीं कुछ ऐसा होने का संकेत दे रहा है जो सितंबर तक झारखंड की राजनीति में भारी उथल पुथल ला सकता है। दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं कि सितंबर तक झारखंड की राजनीति में भारी उथल पुथल हो सकती है, अगर जो हालात बन रहे हैं, जो जिस रफ्तार से चीजें आगे बढ़ रही हैं। और क्षण भर के लिए कल्पना कर लें कि आने वाले कुछ दिनों में अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की स्थिति बन जाती है, अगर मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, तो क्या होगा? कौन होगा अगला मुख्यमंत्री और कौन झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान संभालेगा? गुरुजी यानी शिबू सोरेन अब उस हालत में नहीं है कि सत्ता अथवा पार्टी की कमान संभाल सके। उनकी अवस्था अब ऐसी नहीं रही है और पार्टी में कोई सेकंड मैन ऐसा नहीं है जिसकी बात जेएमएम के लोग या जेएमएम के विधायक आंख बंद करके मान लें। दूसरी बात यह कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों के अंदर पहले से ही इतना ज्यादा असंतोष है, फ्रस्ट्रेशन है, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। हालांकि ऊपर ऊपर सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर का उबाल कमजोर नेतृत्व होते ही फट सकता है, उबल सकता है। इसको समझने के लिए जरा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ विधायकों पर एक नजर डाल लेना ज्यादा उचित होगा। रविंद्रनाथ महतो से शुरुआत करते हैं। रविंद्रनाथ महतो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। संथाल परगना की नाला सीट से चौथी बार विधायक चुनकर आए हैं। सरकार से नाराज चल रहे बोरियो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम 5वीं बार विधायक बने हैं, एक बार मंत्री भी रह चुके हैं। फिलहाल 20 सूत्री के अध्यक्ष हैं स्टीफन मरांडी, 9वीं बार विधायक बने हैं। झारखंड के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि बीच बीच में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर दूसरे दलों का भी भ्रमण किया है, लेकिन फिलहाल झारखंड के सबसे सीनियर विधायक हैं। एक और विधायक हैं नलिन सोरेन, शिकारीपाड़ा से 1990 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, यानी 7वीं बार विधायक बने हैं। गांडेय से विधायक हैं जेएमएम के सरफराज अहमद, लंबा राजनीतिक करियर है उनका, ज्यादातर समय कांग्रेस में बिताया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, एक बार गिरिडीह से एमपी भी रह चुके हैं। मथुरा महतो झारखंड के संस्थापकों में से एक हैं, सीनियर नेता हैं, तीसरी बार विधायक बने हैं। चाईबासा से दीपक बिरुआ तीसरी बार विधायक हैं। मझगांव से निरल पूर्ति तीसरी बार विधायक हैं। बिशुनपुर से चमरा लिंडा तीसरी बार विधायक बने हैं। इतने सारे विधायक जेएमएम के पास हैं, अनुभवी हैं, लेकिन इनमें से कोई मंत्री नहीं है। अनुभवी मंत्रियों के नाम पर सिर्फ 2 लोग जेएमएम के पास हैं और दोनों कोल्हान से ही आते हैं। पहला नाम सरायकेला के विधायक चंपई सोरेन का है। चंपई शायद 6ठी बार विधायक बने हैं। और दूसरा नाम जोबा मांझी का है, मनोहरपुर की विधायक है और 5वीं बार विधानसभा पहुंची हैं। लेकिन फिलहाल जेएमएम कोटे के 3 मंत्री ऐसे हैं जिनको जेएमएम के विधायक ही पचा नहीं पा रहे। पार्टी के सीनियर विधायक बहुत उहापोह में रहते हैं जब इनको मंत्री की
गाड़ी पर बैठा देखते, मंत्री के चेंबर में बैठा देखते हैं। मिथिलेश ठाकुर गढ़वा से पहली बार जीते और मंत्री बन गए। यहां तक तो ठीक था, क्योंकि जब सरकार बनी थी तो मिथिलेश ठाकुर अकेले ऐसे विधायक थे जो गढ़वा से थे, जेएमएम का उनका पुराना राजनीतिक करियर था और पलामू प्रमंडल का प्रतिनिधित्व करते थे, तो उनको मंत्री बना दिया गया। ये बात समझ में आती है। और जो उनके साथ और जो बाकी दो मंत्री थे, हाजी हुसैन अंसारी और जगन्नाथ महतो, ये काफी अनुभवी थे। तो इन 5 मंत्रियों में सिर्फ मिथिलेश ठाकुर ही ऐसे थे जो पहली बार आए थे और पलामू से थे, तो ये समझा जा सकता है। लेकिन उसके बाद हेमंत सोरेन ने जो प्रयोग किए, उसने कई विधायकों को निराश किया और कई विधायकों को नाराज भी किया। पहला प्रयोग था मंत्री रहते हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद उनके बेटे हफीजुल हसन को सीधे मंत्री बनाना और उसके बाद चुनाव लड़वाना। और दूसरा अवसर था शिक्षा और उत्पाद मंत्री रहे जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी को मंत्री बनाया जाना और अब उनको चुनाव में उतारने की तैयारी। बेबी देवी का शपथ ग्रहण समारोह ही काफी चर्चित रहा था, जैसे उन्होंने शपथ ली थी। लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन की पार्टी में जो स्थिति है, जो कद है, उसमें उनका विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं है। हालांकि यदा कदा दबी जुबान कुछ विधायकों की नाराजगी के स्वर सुनाई देते हैं। सोरेन परिवार के अंदर भी कभी कभी अनबन की खबरें आती हैं। लोबिन हेम्ब्रम अलग अलग जगह रहे हैं और हेमंत सोरेन के नजदीक रहने वाले कुछ करीबी लोगों को, बेहद करीबी लोगों को लेकर भी पार्टी के नेताओं और विधायकों में काफी नाराजगी है। ऐसी स्थिति में, ऐसी हालत में अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की नौबत आती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को एकजुट रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा और संभव है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक बड़ा तबका उसी तरह टूटकर बीजेपी के साथ चला जाए या बीजेपी में मिल जाए, जैसा महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ एकनाथ शिंदे ने किया और फिर एनसीपी के साथ अजित पवार ने किया। तो झारखंड में ऐसी ही स्थिति पैदा हो सकती है दोस्तों, या फिर पैदा की जा सकती है और चुनाव में इसकी फसल भी काटी जा सकती है। और इस तरह से बीजेपी झारखंड में अपने सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़े विरोधी से भी निपट लेगी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर निपट गया तो बीजेपी को खेलने के लिए फ्री ग्राउंड मिल जाएगा और वह चाहती ही है कि हिंदी पट्टी के राज्यों में उसका सीधा मुकाबला कांग्रेस से हो, न कि किसी मजबूत विपक्षी गठबंधन से। इसलिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि झारखंड में ऑपरेशन कमल का मौका भी है, माहौल भी है और दस्तूर भी है। मौका ईडी ने दे दिया है, माहौल चुनावी है और भाजपा ने तो पार्टियों को तोड़ने का दस्तूर ही बना लिया है। तो दोस्तों, ये आकलन आपको कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि झारखंड में मैंने जो बातें कही है वैसा कुछ हो सकता है, तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।